नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उसमें नीचे एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप अच्छी पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की प्रमुख खबरों पर नज़र। बड़े वकीलों की तीखी चिट्ठी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ली मजदूरों की सुध। भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच दोनों देशों में तैयारियां तेज। मतभेद की अटकलों के बीच मिले कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के नेता। श्रमिक ट्रेनों में भूखे प्यासे मर रहे हैं लोग। मुजफ्फरपुर से दर्दनाक खबर। टिड्डी दल कई राज्यों में फैले, बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा। और अब खास खबरों पर नज़र डालने के बाद दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी तक मजदूरों की समस्याओं से आंखें मूंदा हुआ था, यहाँ तक कि उसने मजदूरों से जुड़ी याचिका को सुनने और उस पर सरकार को निर्देश देने से भी मना कर दिया था। लेकिन नामी वकीलों की एक तीखी चिट्ठी ने उसे अपना रुख बदलने के लिए मजबूर कर दिया और अब उसने सरकार को निर्देश भी दे दिए हैं कि वो मजदूरों की वापसी और उनके रहने खाने का उचित बंदोबस्त करे। देश के 20 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को मजदूरों के हालात से अवगत कराते हुए लिखा था कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पलायन के बारे में कोर्ट को विरोधाभासी और गलत जानकारियां दी हैं और ऐसे घनघोर संकट के समय उसकी जिम्मेदारी है कि वो दखल दे। ये भी कहा जा रहा है कि लगातार रिटायर्ड जजों और वरिष्ठ वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने के बाद कोर्ट दबाव में आया है। मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निष्क्रियता पर रिटायर्ड जज जस्टिस गोपाल गौड़ा और वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने भी तीखे हमले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कामगारों की परेशानियों पर केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से 28 मई तक जवाब मांगा है। इन सभी को न्यायालय को बताना है कि इस स्थिति पर काबू पाने के लिए उन्होंने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार के प्रयासों को अपर्याप्त बताया है। तो जो काम सुप्रीम कोर्ट को 2 महीने पहले करना चाहिए था वो अब जाकर किया है, और वो भी इसलिए किया है क्योंकि चारों तरफ से अब उस पर दबाव पड़ रहा है। उस वकीलों का दबाव है। ये चिट्ठी जो कि बहुत ही तीखी चिट्ठी है और उसमें जिस तरह से पूरे कोर्ट का रवैया रहा है, रुख रहा है, उस पर टिप्पणियाँ की गई हैं और इसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि उसे हस्तक्षेप करना चाहिए। जो पहले सुनवाई हुई थी उसमें जो सॉलिसिटर जनरल हैं, केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने बहुत बड़ी गलत बयानी की थी। उन्होंने कहा था कि 31 मई तक देश के कहीं भी किसी भी सड़कों पर मजदूर नहीं हैं ऐसे जो वापस घर जा रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि 24 तारीख को बंद ऐलान करने के बाद 2 दिन बाद ही चारों तरफ मजदूर अपनी घर वापसी के लिए तैयारी कर रहे थे, सड़कों पर निकल आए थे और पैदल ही मार्च करने लगे थे। लेकिन सरकार ने झूठ बोला और कोर्ट को गुमराह किया। कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और मानहानि का कोर्ट की अवमानना के लिए नोटिस भी देना चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं किया है। बहरहाल मजदूरों की जो पीड़ा थी वो इतने दिनों से मीडिया में हावी है, कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। कहा जा रहा है कि उसने इस तरफ से आंखें मूंद रखी थी क्योंकि वो सरकार के दबाव में था। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन पूरी जो न्याय से जुड़ी, न्याय प्रक्रिया से जुड़ी बिरादरी है, वकील हैं, रिटायर्ड जज हैं, वो लगातार इस तरह देख रहे थे इन चीज़ों को और टिप्पणियां कर रहे थे। और सबसे बड़ा हंगामा तो उसी समय हुआ था जब अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की थी और जो मजदूर हैं उनसे जुड़ी याचिका को लंबित कर दिया था 3 हफ्तों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताएं क्या थी
उसने इस मुद्दे को कितने हल्के में लिया या दबाव की वजह से इसने मुद्दे को टेकअप ही नहीं किया। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन इसने सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उसकी साख पर बट्टा लगाया। और ये बड़ा दुखद है कि ऐसी पीड़ा से गुजर रहे मजदूर, उनके प्रति वो इतना संवेदनहीन हो गया कि उसने उसके बारे में कोई नोटिस ही नहीं लिया। तमाम मीडिया भरा पड़ा है उन मज़दूरों की व्यथा कथाओं से। हर तरफ भूख से मर रहे हैं लोग, प्यास से मर रहे हैं, पैदल मीलों चलने के बाद डिहाइड्रेट होकर मर रहे हैं। तो ये इतनी खबरें मीडिया में आ चुकी हैं, लेकिन एक चिट्ठी जब आई और वो बहुत ही तीखी चिट्ठी थी, अटैकिंग चिट्ठी थी, जिसके बाद कोर्ट को लगा और उसने तुरंत फिर ये सुनवाई की। इसको देर आया दुरुस्त भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि देर से मिला न्याय भी न्याय नहीं होता, और ये इसे अंधेर की तरह ही देखा जाएगा, क्योंकि इन 2-2.5 महीनों में इतना नुकसान हुआ है पूरी अर्थव्यवस्था का, मज़दूरों का, और जो भी अर्थव्यवस्था के बंद होने से प्रभावित हुए हैं उनका। इसी सिलसिले में कोर्ट ने फिर एक और फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों को लेकर भी अब जवाब मांग लिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर निजी अस्पताल मुफ्त में कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर सकते तो सरकार इन अस्पतालों को मुफ्त में ज़मीन क्यों दी। बताने की ज़रूरत नहीं कि कोरोना संकट के समय निजी अस्पतालों का रुख बहुत नकारात्मक रहा है। वे मरीजों से अनाप शनाप पैसा ऐंठने में लगे हैं और अधिकांश जगहों पर तो इलाज से भी इनकार कर रहे हैं। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की खामी सामने आई है। वो पहले भी ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा था कि ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के टेस्ट वगैरह के लिए, और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत सख्त रवैया नहीं अपनाया, जबकि ऐसा करने की ज़रूरत थी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इस पूरे कोरोना संकट के दौरान उसका व्यवहार रहा है वो निश्चित रूप से बहुत दुखदाई रहा है, और कहना चाहिए कि काफ़ी हद तक संवेदनहीन रहा है, जबकि न्याय को संवेदनशील होना चाहिए। वो केवल कानून की किताब में लिखे हुए नियमों से नहीं चलता है, बल्कि कानून की एक अपनी न्याय की आत्मा होती है और उससे भी संचालित होता है। वो आत्मा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में दिखी नहीं है। ये उसका पूरे दुखद पक्ष है इसका। अगली खबर लेने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करें और हमारे और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं, प्रगाढ़ बनाएं। और आइए अब आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। भारतीय सेना अध्यक्ष ने कमांडरों के साथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए मीटिंग की है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को आदेश दे चुके हैं कि वो सबसे खराब स्थिति की कल्पना करे, उसके बारे में सोचे और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाए। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण योग्य हैं। दोनों देशों के पास बातचीत और विचार विमर्श करके मुद्दों को हल करने के लिए उचित मैकेनिज्म, तंत्र और संचार माध्यम उपलब्ध हैं। उधर पाकिस्तान ने भी नेपाल के साथ चल रहे भारत के सीमा विवाद में बयानबाजी की है। इमरान खान ने कहा है कि भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं। तो ये दो खबरें हैं, एक में भारत और चीन आमने सामने हैं। लद्दाख वाले क्षेत्र में उनकी उपस्थिति वहाँ सेना की बढ़ गई है। दोनों तरफ से तनाव बढ़ रहा है, थोड़ा बयानबाजी भी हो रही है। दोनों तरफ ऐसा लगता है जैसे जंग की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन ये भी मान कर चलना चाहिए कि जो ऊपर दिख रहा है शायद वही असलियत ना हो, क्योंकि कई बार कूटनीति में अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, जो जिनको कहते हैं बैक चैनल, वहाँ से भी तैयारी बातचीत होती रहती है और समस्याओं के समाधान की कोशिशें भी चलती रहती हैं। डोकलाम विवाद आपको याद होगा कि मोदी सरकार के आने के बाद ही उठा था और उसमें भी हालात बहुत संवेदनशील हो गए थे, टकराव की नौबत आ गई थी, लेकिन बाद में बातचीत के ज़रिए इसको सुलझा लिया गया। तो समझदारी तो दोनों देशों की तरफ से यही होगी कि वे इसको इस समय इतना एस्केलेट ना करें कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया
दोनों देश भी अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रहे हैं, कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, और फिर ये युद्ध का संकट अगर मंडराने लगा तो इसके बहुत ही नकारात्मक विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। तो समझदारी इसी में है कि बातचीत करके इस मामले को सुलझाया जाए। जो उलझने हैं उनको स्थगित किया जा सकता है, लंबे समय हो भी रहा है लगातार, ये चीज़ें इनमें गलतफहमी पैदा ना हो, टकराव ना पैदा हो, उसके लिए एक मैकेनिज़्म है जिसको समय रहते सुलझाया जा सकता है और उसको साइड में करके दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए। बाकी इतनी सारी चीज़ें हैं जिन पर काम करना चाहिए। तो उम्मीद है कि दोनों देशों की सरकारें इस दिशा में काम कर रही होंगी। उनके बारे में इस तरह से सार्वजनिक रूप से बताया नहीं जाता। हमारे पास तक जो खबरें आती हैं, जो रिपोर्टिंग होती है, वास्तव में 90% वो रिपोर्टिंग सेनाओं के हवाले से होती है, उधर भी सेना के उस पार भी, सीमा के उस पार भी और इस पार भी। तो ये जो खबरें आती हैं अक्सर बढ़ा चढ़ाकर और डिस्टॉर्टेड होती हैं, वो हमें सही पिक्चर नहीं देती हैं। इसलिए ये जो खबरें आ रही हैं इनको देखकर कोई सही अनुमान लगाना संभव नहीं होता। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इन पर ज़्यादा उत्तेजित ना हुआ जाए, इत्मीनान के साथ देखा जाए कि गतिविधियाँ कैसे बढ़ रही हैं, और केंद्र सरकार को ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान हो सकता है। पहले भी डोभाल साहब को उन्होंने चीन भेजा था, अभी भी भेज सकते हैं, और हो सकता है ये सब चल रहा हो, हमें आपको ना मालूम हो, लेकिन अंदर खाने ये तैयारियां चल रही होंगी। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कूद पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ। वो हर जगह मध्यस्थता करने के लिए पहुँच जाते हैं, अपने देश को तो ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ भी मध्यस्थता करेंगे। इमरान खान साहब इसमें मज़े लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपना देश उनसे भी नहीं संभल रहा है, लेकिन भारत की टीका टिप्पणी करने के लिए वे आ जाएंगे। ठीक है, हमारी केंद्र की सरकार की नीतियाँ इस बार काफ़ी गड़बड़ाई हुई हैं, विदेश नीति में बहुत सारे झोल आ गए हैं, जिसकी वजह से नेपाल से भी टकराव की स्थिति बन रही है। बांग्लादेश भी नाराज़ है क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून की वजह से कुछ गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं और इनकी वजह से वहाँ भी स्थितियाँ सामान्य नहीं। तो हम कई पड़ोसियों के साथ अपने संबंध हमारे अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहता है और उनको सुलझाया भी जाता है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार ये समझदारी विकसित करेगी, उसकी विदेश नीति अपने को फिर से परिमार्जित करेगी और इन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में मतभेदों की अटकलों के बीच बुधवार को तीनों पार्टियों के नेता और मंत्री एक साथ बैठे। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के मंत्रियों ने बुधवार को चर्चा की। बैठक के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि मंत्रियों ने प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर चर्चा की है और मौत की रफ्तार को कम करने की रणनीति बनाई गई। शिवसेना नेता ने कहा कि सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं है, उद्धव सरकार के पास 170 विधायकों का समर्थन है और उसे कोई भी चिंता नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ कोरोना संकट पर है। तीनों पार्टियों में किसी तरह का मतभेद नहीं है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे से बात की है। राहुल ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ पूरी तरह से कांग्रेस है। दरअसल राहुल ने कल कह दिया था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस डिसीजन मेकर की भूमिका में नहीं है। इस बयान के बाद थोड़ा बवाल मच गया था। बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार गिराने की लगातार कोशिश चल रही है। ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। केंद्र में अमित शाह, वहाँ देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर हाउस में भगत सिंह कोश्यारी, ये तीनों मिलकर लगातार ये अभियान चला रहे हैं। लेकिन इसको लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा है कि उद्धव सरकार को गिराने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उद्धव सरकार अपने आप गिर जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी की तरफ से अपनी सरकार बनाने की तैयारियां भी हो रही हैं। तो एक तरफ केंद्र सरकार और बीजेपी इस अभियान में जुटी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उन्होंने यही नाना कहते हुए यही सब किया था, वहाँ की सरकार गिराई थी। तो वहाँ भी यही प्रक्रिया चल रही होगी। लेकिन ये भी सही है कि उद्धव ठाकरे की सरकार इस समय
कोरोना संकट को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी सरकार में, उनकी सरकार में थोड़ा सा टकराव, थोड़ा सा मतभेद पैदा हुए हों। लेकिन शरद पवार जैसे अनुभवी नेता अब इसमें बीच बचाव में और तालमेल में जुट गए हैं, तो संभावना ये बन रही है कि शायद वो स्थिति बेहतर हो जाएगी और अब वो नौबत नहीं आएगी। धीरे धीरे इस सरकार को वो संभाल लेंगे। और आइए अब अगली खबर लेते हैं। भीषण गर्मी और भूख से बेहाल होकर बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने दम तोड़ दिया और उसका छोटा सा बच्चा अपने मां के ऊपर ओढ़ाए गए कफन को हटाकर उसे जगाने की कोशिश करता हुआ दिखा। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही ये क्लिप में देखा जा सकता है कि महिला ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसे एक कपड़े से ढका गया है, लेकिन उसका बच्चा उसके कफन से खेल रहा है, उसे हटाने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला की भीषण गर्मी, भूख और डिहाइड्रेशन के चलते मौत हो गई थी। महिला श्रमिक ट्रेन के जरिए मुजफ्फरपुर पहुंची थी। महिला के परिवार वालों ने बताया कि ट्रेन में खाने पीने को कुछ न मिलने पर महिला की तबीयत खराब हो गई थी। उसने शनिवार को गुजरात से ट्रेन ली थी और सोमवार को मुजफ्फरपुर में ट्रेन के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। महिला के शव को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लिटाया गया था। तो इतना दुखद और इतना पीड़ादायी वातावरण पूरी चारों तरफ बन रहा है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन आपाधापी में लागू किया, मज़दूरों की कोई परवाह नहीं की, उनको घर भेजने के इंतज़ाम नहीं किए, और 2 महीने बाद जब मज़दूर पूरी तरह से निचुड़ चुके थे, उनके पास कोई पैसा नहीं था, साधन नहीं थे, तो अब जब ट्रेनों में जा रहे हैं तो उनको खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं। पीयूष गोयल बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, खाना दे रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी 40-40 ट्रेनें भटक जाती हैं। उनकी ट्रेन कहीं के लिए निकलती है, कहीं पहुंचती है और 9-9 दिन में पहुंचती है। तो इस तरह का जो बद इंतज़ामी है रेल मंत्रालय की, वो दिख रही है। और अगर ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मज़दूर केवल भूख प्यास से मर रहे हैं और केंद्र की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आ रहा है, कोई सिंपैथी नहीं जाहिर की जा रही, ना कोई उपाय किए जा रहे हैं। एक और मौत हुई है, उसके बारे में भी आपको बता दूं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ही एक 2.5 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। मृतक बच्चे के परिजन का कहना है कि भीषण गर्मी के कारण और ट्रेन में खाना पानी नहीं मिलने के कारण बच्चे की हालत काफ़ी बिगड़ गई और उसने स्टेशन पर ही दम तोड़ दिया। माँ को दूध नहीं उतरा, जिससे कि वो बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकी। तो अब आप सोच लीजिए कितना दुखद वातावरण है कि एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, उसके खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है और वो दम तोड़े दे रहा है। एक माँ दम तोड़े दे रही है एक छोटे से बच्चे को छोड़कर स्टेशन पे। इस तरह की हालात ये स्वतंत्र भारत में 60-70 साल बाद बन रहे हैं और हमारी सरकार आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, बड़े विश्व शक्ति बनने की बात कर रही है, विश्व गुरु बनने की बात कर रही है। बड़े बड़े बोल टेलीविज़न पे आकर लोग बोल जाते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे इंतज़ामों में इस तरह से लापरवाही होती है, कोताही होती है। पैसे खर्च करने में इन लोगों पर, मज़दूरों के प्रति जो रवैया है केंद्र सरकार का, ये साफ दिख रहा है। राज्य सरकारों का रवैया भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, जो इन सबको भेज रही हैं इस तरह से उनका कोई इंतज़ाम नहीं कर रहा, उनका कोई, इनके हाथ में कोई चंद रुपए नहीं रख रहा है कि रास्ते में कहीं कुछ लेकर खा लें, अपनी भूख मिटा लें, ठीक ठाक अपने घर तो पहुँच जाएँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये शर्मनाक है पूरी शासन व्यवस्था के लिए, पूरे हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी न्याय व्यवस्था के लिए। और जाहिर है कि इस सरकार के माथे पर जो कलंक का टीका इससे लग रहा है वो कभी छूटने वाला नहीं है। अंतिम खबर लेते हैं आज की। 1993 के बाद एक बार फिर से भारत पर टिड्डियों का हमला हुआ है। माना जा रहा है कि इस बार का हमला उससे भी बहुत बड़ा है। कोरोना संकट के समय में टिड्डियों का हमला भारत के लिए भयानक साबित हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था गोता लगा चुकी है और कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ऐसे में खाद्य उत्पादन और किसानों की आमदनी पर पड़ने वाला कोई भी उल्टा असर तमाम नई समस्याओं को जन्म दे सकता है। ये टिड्डी दल किसानों के लिए तो तबाही बनकर ही आते हैं। अनुमान है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 से 8 करोड़ तक टिड्डे
हो जाते हैं। इतने टिड्डे एक दिन में जितनी वनस्पति चट कर जाते हैं उससे 35,000 लोगों का खाने का इंतज़ाम हो सकता है। दूसरी तरफ देखें तो 1 करोड़ टिड्डियाँ एक दिन में 10 लाख टन तक हरियाली चबा सकती हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये टिड्डी दल क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये टिड्डे तो कोरोना वायरस की तरह अदृश्य नहीं है, फिर क्यों भारत इनका अनुमान नहीं लगा पाया। देश के कृषि मंत्रालय के तहत उनके खतरों को भविष्यवाणी करने के लिए बाकायदा संगठन है। यही नहीं, विश्व खाद्य व कृषि संगठन के पास भी उनके हमलों की भविष्यवाणी के संस्थागत व्यवस्था है और इस तरह की भविष्यवाणियाँ हो भी गई थी। खाद्य व कृषि संगठन ने कई महीनों पहले ही कह दिया था कि बारिश ज़्यादा होने के कारण टिड्डियों की प्रजनन दर इस बार काफ़ी ज़्यादा रही है। फरवरी की शुरुआत में इस संगठन ने कि टिड्डी दल भविष्यवाणी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्रेसमैन ने डाउन टू अर्थ पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा मामला है जिस पर भारत को अगले सप्ताह तक लगातार नज़र रखनी होगी। और ये फरवरी में कहा गया था। तब से अभी तक भारत सरकार सोई रही, उसने कोई भी उपाय नहीं किए। ये टिड्डी दल राजस्थान आया, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तमाम राज्यों में पहुंच चुका है, दिल्ली में पहुंचने वाला है और इस तरह से आगे बढ़ने की आशंका है। और इस पूरे इलाके में जो भी फसल है वो चट कर जाएंगे। ये सही है कि खरीफ की फसल खत्म हो चुकी है तो वो नुकसान अभी नहीं होगा, लेकिन जो भी फसलें हैं अभी उनको ये टिड्डी दल साफ कर जाएंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके लिए जो तैयारी हो सकती थी कीटनाशकों की और दूसरे तरह से टिड्डियों को भगाने की जो इंतज़ाम होते हैं, उनको ख़त्म करने के इंतज़ाम होते हैं, वो किए जा सकते थे। लेकिन हमारी सरकारें सचेत नहीं थी, उन्होंने इस तरह के कोई इंतज़ाम नहीं किए और एक बड़ा नुकसान हम देख रहे हैं कि ये टिड्डी दल हमारी खेती को, हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को और कहें कि पूरी अर्थव्यवस्था को पहुंचाने जा रहे हैं। तो एक एक करके आपने देखा कि तमाम खबरें आज की ऐसी हैं जिनमें हमारी सरकारों की नाकामियां झलक रही है, उनकी बद इंतजामियाँ झलक रही हैं। वो कोई भी काम सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से नहीं कर रही हैं और उसकी सज़ा पूरे देश को भुगतनी पड़ रही है। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। आज की कड़ी आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कल फिर हाजिर होऊंगा मैं कल की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।